हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथ ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सोशल साइंस का सेट 2। इससे पहले आप अगर सोशल साइंस का सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है कि सभी सेट को बनाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा क्लास 10 के लिए, ठीक है। ताकि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 में अभी है कि सिलेबस को रिड्यूस किया गया, कम कर दिया गया है, 25% कम कर दिया गया है, तो बच गया 75%। तो 75% में आने की अभी बात करें हम लोग हिस्ट्री का, तो उसमें 1 और 2 चैप्टर है। 1 और 2 चैप्टर से क्या है कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ से कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसमें है कि जो सेट है 5 सेट जो जेक द्वारा जारी किया गया है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो हो सकता है मैच कर जाए। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर देखना है। और सभी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो उसमें किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था, जो कि ऑप्शन घ में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। द स्पिरिट लॉ ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मतलब इसे किसने लिखा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी में क्या है, मॉन्टेस्क्यू, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है कि यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह किसने कहा था? तो यहाँ ऑप्शन ए में है कामे मेटरनिक, इसने कहा था कि अगर जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ग में जो है 1871, ये हो जाएगा। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो फ्रेडरिक सोरियो फ्रांसीसी चित्रकार था, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो चोरी चौरा कांड कब हुआ था? जिसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो ये चोरी चौरा कांड हो गया था, जिस कारण से महात्मा गांधी जी ने है ये असहयोग आंदोलन वापस ले लेती है। कब हुआ था? 5 फरवरी 1919 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉलेट एक्ट जो था, एक्ट कब पारित हुआ था? यह रॉलेट एक्ट कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसमें क्या था कि अगर किसी भी भारतीय को पकड़ना रहता था तो रॉलेट एक्ट के तहत वो बिना कारण बताए, बिना वजह उसको जेल में बंद कर देते थे पकड़ के, ठीक है। तो यह रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या कह रहा है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बापू किसे कहा गया? ये तो सबको जानता है, बापू किसे कहा गया? महात्मा गांधी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग जानते हैं समाप्त के आधार पर एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 2 यानी कि ऑप्शन इसका का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ी नुमा यानी कि सीढ़ी बाई सीढ़ी जिस तरह से रहता है, तो हम लोग झारखंड वाले बहुत अच्छे से जानते हैं सीढ़ीदार खेती क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में और यहाँ उत्तर प्रदेश का मैदान, ये सब जो है सो समतल जमीन है, ठीक है। तो वहाँ पर सीढ़ीनुमा जो है सीढ़ीदार खेती नहीं होता है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होगा? पहाड़ी इलाका में। तो पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन घ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मृदा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होता है? ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन घ, जो कि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है, ठीक है। क्योंकि इसमें समुदाय की भागीदारी संयुक्त, यहाँ देख सकते हैं संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें समुदाय की भागीदारी जरूरी है। चिपको आंदोलन में भागीदारी, समूह का भागीदारी जरूरी है समुदाय का, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन में तो समुदाय का जरूरी है ही, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा घ, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत प्रजातियां भारत में पाई जाती है? तो इसका कितना प्रतिशत? तो ये हो जाएगा 8%, ठीक है। 8% जो है सो उपजातियां भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय वन जीव अधिनियम
कब लागू किया गया? तो भारतीय वन जीव अधिनियम यानी कि जीवों को बचाने के लिए जो एक अधिनियम लाया गया था, कानून लाया गया था, वो कब लाया गया था? 1972, यानी कि ऑप्शन गा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड वाले जानते हैं अच्छा से, ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो सरदार सरोवर हम लोग जानते हैं, इसमें देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति जो है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति 182 फीट का है। ठीक है, ये कहाँ पर है? 182 फीट मीटर है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये सरदार सरोवर बांध भी कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में, यानी कि खा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत आय की गणना देश की कुल आय बटा देश की कुल संख्या से भाग देने पर, यानी कि कुल आय, देश का जो कुल आय है उसको देश का कुल जनसंख्या से भाग देने से औसत आय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, वो सारा कुछ देखकर ही करता है, तो प्रति व्यक्ति आय देखकर उसका जो है सो विश्व बैंक जो है मापदंड करता है किसी भी देश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय साधन का उदाहरण कौन है? तो इसमें से देखिए कोयला, पेट्रोल, ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भूमिगत जल, ये हो जाएगा नवीकरणीय साधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? लोगों के विकास के लक्ष्य, लोगों के विकास का लक्ष्य क्या होता है? भिन्न एवं या परस्पर विरोधी होता है, सभी का समान नहीं रहता है, अपरिवर्तित भी नहीं रहता है। तो लोगों के विकास का लक्ष्य भिन्न एवं परस्पर विरोधी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये की दर से बेचा, किलोग्राम प्रति दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी सकल घरेलू उत्पाद ये क्या कर रहा है? बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्किट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ता को 80 रुपये में, यानी कि 20 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया गया? तो इसमें से किस वस्तु का मूल्य लिया गया? तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें सारा जो है बजट सभी को जोड़ के ही किया गया है, गेहूं, आटा, चीनी, तेल सभी को मिलाकर। तो क्या बनाएगा? बिस्कुट नाम दिया गया लास्टली फाइनली, तो बिस्कुट का है सो मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 26 कह रहा है विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? ठीक है, तो विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अनीता जो है एक दुकान में काम कर रही है, तो वहाँ पर वो सरकारी नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? असंगठित हो जाएगा। जबकि सीता कहाँ काम कर रही है? वो सरकारी अस्पताल में, और उससे छुट्टी भी मिल रहा है, इसलिए सीता जो है सो किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी? संगठित क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 क्या कह रहा है? अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? खाली स्थान होता है। ठीक है, तो क्या होता है? पहले से ही शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो यह अस्तित्व में कब आया था? 2005 में, जिसमें लोगों को कितने दिनों की गारंटी की रोजगार की गारंटी दिया जाता है? तो 100 दिनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ठीक है, तो भंडारण जो होता है उसको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्या कह रहा है? देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना ही सही है।
और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना भी सही है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा भी सही है। अदालतों को संविधान विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या का अधिकार ना होना, ये गलत है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 32, ये बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन ग में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 33, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। तो श्रीलंका में जो तमिल भाषा है उसको राजभाषा यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर उसको दर्जा दिया गया था, ये 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 34 में, संविधान में कुल कितनी भाषा को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो भारत में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं की दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसको संविधान के अंतर्गत उसको रखा गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, यहाँ निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भारतीय संघ राष्ट्रपति, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन का ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 36 क्या कह रहा है, 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था, ठीक है। तो 7 पार्टी अलायंस का गठन जो है नेपाल में किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है 37 कि बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है। तो बोलिविया जो है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ दक्षिणी अमेरिका, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 38 यानी 38, बोलिविया में जलयुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, फेडे कोर ने, जो कि ऑप्शन कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों का चिंता नहीं करते हैं, ये तो सत्य है। तो आप यहाँ पर खा देख सकते हैं, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या करें, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के नहीं है। दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों अलग अलग दल होते हैं, अलग प्रकृति के दल होते हैं, तो ऑप्शन घ जो है सो असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिरिजा प्रसाद कोइराला, ठीक है। तो ये रहा सोशल साइंस का सेट 2 का क्वेश्चन विथ आंसर सभी, ठीक है, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। और आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो जैसे अपलोड करते हैं वैसे आप तक पहुंच जाए, ठीक है।